नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल LLV वाला पर। आज हम मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 के महत्वपूर्ण MCQ करने वाले हैं, जो कि LLV वाले परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक प्रश्न हो सकते हैं। प्रश्न है, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता को परिभाषित करती है? ऑप्शन ए धारा 2F, ऑप्शन बी धारा 2G, ऑप्शन सी धारा 2H, ऑप्शन डी धारा 2I। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए धारा 2F में, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता को धारा 2F में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग ने वाणिज्यिक मध्यस्थता पर मॉडल कानून बनाया? ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी सन 1985 और ऑप्शन सी सन 1990 और ऑप्शन डी सन 1995। इसका सही ऑप्शन है सन 1985, अर्थात सन 1985 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग यूनसीट्राल ने वाणिज्यिक मध्यस्थता पर मॉडल कानून अपनाया। नेक्स्ट प्रश्न है, साक्ष्य की प्रक्रिया और नियमों के संदर्भ में एक मध्यस्थ के पास न्यायाधीश की तुलना में अधिक लचीलापन होता है। कथन है? ऑप्शन ए सत्य है, ऑप्शन बी असत्य है, ऑप्शन सी आंशिक रूप से सही है और ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। इसका ऑप्शन ए सत्य है सही ऑप्शन है, अर्थात साक्ष्य की प्रक्रिया और नियमों के संदर्भ में एक मध्यस्थ के पास न्यायाधीश की तुलना में अधिक लचीलापन है, यह कथन सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक पक्ष मध्यस्थ कार्यवाही से पहले या उसके दौरान या मध्यस्थ पुरस्कार दिए जाने के बाद किसी भी समय, लेकिन धारा 36 के अनुसार इसे लागू करने से पहले सुरक्षा के अंतरिम उपाय के लिए अदालत में आवेदन कर सकता है। ऑप्शन फर्स्ट है, किसी भी सामान का संरक्षण, अंतरिम हिरासत या बिक्री जो मध्यस्थता समझौते की विषय वस्तु है। ऑप्शन 2 मध्यस्थता में विवाद की राशि को सुरक्षित करना। ऑप्शन 3 किसी भी संपत्ति या चीज़ की हिरासत, संरक्षण या निरीक्षण जो मध्यस्थता में विवाद का विषय वस्तु है या जिसके बारे में कोई प्रश्न उठ सकता है, और उपरोक्त किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी व्यक्ति को किसी भी भूमि पर प्रवेश करने के लिए अधिकृत करना, या किसी पक्ष के कब्जे में भवन या किसी नमूने को लेने या किए जाने पर किसी अवलोकन या आजमाए जाने वाले प्रयोग को अधिकृत करना जो पूरी जानकारी या साक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से आवश्यक या समीचीन हो सकता है। ऑप्शन 4 अंतरिम निषेधाज्ञा या रिसीवर की नियुक्ति। तो
इस प्रश्न का ऑप्शन चारों ही सही हैं। ऑप्शन फर्स्ट सही है, ऑप्शन सेकंड भी सही है, और ऑप्शन थर्ड भी सही है, और ऑप्शन फोर्थ भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यस्थता को विशेषज्ञ निर्धारण से अलग किया? फर्स्ट केस है के मोदी बनाम KN मोदी। सेकंड केस है भाटिया इंटरनेशनल बनाम थोक व्यापार। थर्ड केस है भारत एल्युमिनियम कंपनी बनाम केसर एल्युमिनियम टेक्निकल सर्विस। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही ऑप्शन पहले वाला है के मोदी बनाम KN मोदी में सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यस्थता को विशेषज्ञ निर्धारण से अलग कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, जहां एक पक्ष मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 11 की उपधारा 3 के उल्लंघन में दूसरे पक्ष से ऐसा करने का अनुरोध प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर मध्यस्थ नियुक्त करने में विफल रहता है, तो नियुक्ति उसके अनुरोध पर की जाएगी एक पार्टी द्वारा। ऑप्शन उच्च न्यायालय द्वारा, ऑप्शन एक फर्स्ट है उच्च न्यायालय द्वारा, ऑप्शन सेकंड है सुप्रीम कोर्ट, और ऑप्शन थर्ड है चीफ जस्टिस। ऑप्शन थर्ड है इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही ऑप्शन थर्ड है चीफ जस्टिस। नेक्स्ट प्रश्न है, एकमात्र मध्यस्थ के साथ मध्यस्थता में यदि पार्टियां एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष से अनुरोध प्राप्त होने के खाली जगह के दिनों के भीतर मध्यस्थ पर सहमत होने में विफल रहती हैं, तो नियुक्ति की जाएगी किसी पक्ष के अनुरोध पर मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नामित किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा। तो कितने दिनों के भीतर के अनुरोध पर होगी? प्रथम ऑप्शन है 15 दिनों के भीतर, दूसरा ऑप्शन है 30 दिनों के भीतर, और तीसरा ऑप्शन है 60 दिनों के भीतर, और चौथा ऑप्शन है 45 दिनों के भीतर। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी 30 दिनों के भीतर। अर्थात एकमात्र मध्यस्थ के साथ मध्यस्थता में यदि पार्टियां एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष से अनुरोध प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर मध्यस्थ पर सहमत होने में विफल रहती हैं, तो नियुक्ति की जाएगी किसी पक्ष के अनुरोध पर मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नामित किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा 30 दिनों के भीतर की जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, जहां भविष्य में पार्टियों द्वारा मध्यस्थता के लिए सहमत होने की केवल संभावना है, विवादों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने की बाध्यता के विपरीत कोई वैध और बाध्यकारी मध्यस्थता समझौता नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट द्वारा माना गया है। पहला केस है जगदीश चंद्र बनाम रमेश चंदे, दूसरा केस है BSNL बनाम मोटोरोला, तीसरा केस है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक बनाम HSBC, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऐसा जगदीश चंद्र बनाम रमेश चंदे में कहा गया। अर्थात जगदीश चंद्र बनाम रमेश चंदे में जहां भविष्य में पार्टियों द्वारा मध्यस्थता के लिए सहमत होने की केवल संभावना है, विवादों की मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने की बाध्यता के विपरीत कोई वैध और बाध्यकारी मध्यस्थता समझौता नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है,
जहाँ समझौते में मध्यस्थता खंड है, वहाँ अदालत के लिए पार्टियों को उनके मध्यस्थता समझौते के संदर्भ में मध्यस्थता के लिए संदर्भित करना है, खाली जगह है। पहला ऑप्शन है अनिवार्य है, दूसरा ऑप्शन है विवेकाधीन है, तीसरा ऑप्शन है निर्देशिका और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन ही सही है, अनिवार्य है, अर्थात जहां समझौते में मध्यस्थता खंड है वहां अदालत के लिए पार्टियों को उनके मध्यस्थता समझौते के संदर्भ में मध्यस्थता के लिए संदर्भित करना अनिवार्य है, कंपलसरी है। नेक्स्ट प्रश्न है मध्यस्थता और सुलह अधिनियम का भाग फर्स्ट संबंधित है। पहला है न्यूयॉर्क कन्वेंशन पुरस्कार से, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग से, तीसरा है घरेलू मध्यस्थता से और चौथा है समझौते से। तो इस प्रश्न का तीसरा ऑप्शन घरेलू मध्यस्थता से है, अर्थात मध्यस्थता और सुलह अधिनियम का भाग फर्स्ट घरेलू मध्यस्थता से संबंधित है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अवश्य लाइक करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपको हर पेपर की वीडियो इस चैनल पर समय से प्राप्त होगी। धन्यवाद।